हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स के एग्जाम में अगर आप मेरिट का सोच के बैठे हैं या एक लिमिटेड सिलेबस अगर आप कर रहे हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लाइटली में नहीं ले सकते। पिछले वीडियो में मैंने आपको कैप्सूल नंबर 1 दिया जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिर इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। अगर आप वो क्वेश्चंस और उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस को कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव योर 1 मार्क्स जो पार्ट जो आता है आपको वो आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। आज मैं आपको कैप्सूल नंबर 2 दे रहा हूं जिसमें भी कुछ मैं और क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैप्सूल 2 जिसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं दैट इज आल्सो 1 मार्क्स क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, उनके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव वेरी स्ट्रांग बेस ऑन योर MCQs, true false questions and fill in the blanks questions. Okay, so let's start with capsule number 2. So our first question is logarithmic differentiation is essential for the function f when fx is equal to px power qx. px और qx क्या है? They are polynomials. Okay, तो अगर p is a function of x, q is a function of x, अगर ये पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमारे पास आ जाता है देन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ दिस। ठीक, तो ये ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज, सीधा स्टेटमेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जरूरी तो नहीं है ना, है ना? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन वो ये कह रहा है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कई हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट वो दे रहा है दैट इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी एक सही स्टेटमेंट नहीं है। सो अवर फोर्थ क्वेश्चन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड इज, यहां ऑप्शन दिए हैं उसने, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले आप स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लीजिए। ठीक है, द पैरामीटर इज 4a। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड, साइड इज a, तो कितना आया हमारे पास 4। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें? a ऑप्शन जो है उसमें 2, b इज 1, c ऑप्शन इज 4 एंड d ऑप्शन इज 3। तो c ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस इज, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस यू हैव टू गिव द आंसर। तो अब वो गिवन क्या है हमें? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो आपको क्या गिवन है? dr बाई dt, दिस इज 2। ठीक है, तो ये गिवन है। सर्कमफेरेंस वो कह रहा है कि ये कैसे होगा, तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r। ठीक है, अब इसका आप रेट ऑफ चेंज निकाल लीजिए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, dc बाय dr, तो ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dc बाय dt निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 2 पाई dr बाय dt। ठीक है, अब dr बाय dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आया? यहां वैल्यू पुट कर रहे हैं 2, ये आ गया 4 पाई। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से वो इंक्रीज कर रही है उसका सर्कमफेरेंस, तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पे। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां ये आपको गिवन है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, dr बाय dt इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 4 मीटर इज, आउट ऑफ 4 ऑप्शन। तो सरफेस एरिया का जो हमारे पास स्फीयर का जो फार्मूला होता है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ds बाय dt निकाल लेते हैं, 8 पाई dr बाय dt इंटू r।
तो ये आया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2r, यानी कि यहां 8 हो जाएगा 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, यहां इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 पाई आर डी आर बाई डी टी की वैल्यू जो है वो 5 है, तो 40 पाई आर ये आ गया मेरे पास मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है व्हेन आर इज 4 मीटर। तो बस यहां आर की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, 40 इंटू पाई इंटू 4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 160 पाई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन में उसने आपको गिवन है, उसने आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब ये कौन से इंटरवल में है डिक्रीज कर रहा है? साइन एक्स। ये आपने जब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर मैंने किया, उसका लिंक जो है मैं यहाँ इस टॉपिक में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास, पाई बाय 2 टू पाई, पाई टू 3 पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन पाई टू 3 पाई बाय 2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अगर जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास ये ग्राफ आने वाला है। ठीक है, दिस इज आवर 0 पोजीशन एंड दिस इज योर पाई बाय 2 पोजीशन, दिस इज योर पाई, और यहां जो पोजीशन है ये है 3 पाई बाय 2 और यहां है 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो पाई और 3 पाई बाय 2 में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में उसने आपको बोला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अब ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसका भी आप ग्राफ देख के पता कर सकते हो। ठीक है, तो कॉस का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, पाई बाय 2 पे आके वो 0 हो जाता है। ठीक, तो यहां है पाई बाय 2, ठीक, दिस इज पाई, राइट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उसने आपको पूछा कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो कहां इंक्रीज कर रहा है ये, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उनको यहां लगा के देखो, ये देखो यहां पाई पे बिल्कुल डाउन आ गया ना, अब यहां से इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, तो पाई टू 3 पाई बाय 2 में ये वाला पार्ट हमारे पास आ रहा है, दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट, सेकंड जो ऑप्शन है दैट इज ट्रू वन। 9th क्वेश्चन चलते हैं। इफ एफ एक्स इज, see the statement, if fx is differentiable at critical points then the value of the derivative of f at the critical point is, critical point के लिए हम लोग क्या करते होते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में, डेरिवेटिव को 0 करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, 9th क्वेश्चन में सी पार्ट इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन में सी द स्टेटमेंट, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ f डैश a इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड, वही जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसको अब घुमा फिरा के उसने पूछा। a में कह रहा है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑन द कर्व, b में कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट ऑन द कर्व, c इज द मैक्सिमम पॉइंट्स, d इज द मिनिमम। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। 11th क्वेश्चन, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, सी द स्टेटमेंट हेयर, ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ f dash a is equal to 0 and f double dash a is less than 0 then x is equal to a is the point of, डबल डेरिवेटिव लेस देन किसके लिए होता है, मैक्सिमा के लिए। ठीक है, सो x is equal to a is a point of maxima। ये सारे मतलब एक तरह के फॉर्मूले हैं जो उस चैप्टर में हम लोगों ने किए थे, वही रिवाइज कर रहे हैं और यही एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आपको बन जाएंगे। ठीक, 12th क्वेश्चन, on the curve y is equal to fx is f dash of a is equal to 0 and double derivative at a is greater than 0 then x is equal to a is a point of minima। ठीक, 13th question,
फंक्शन एफ डिक्रीजेज वेयर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ये कह रहा है कि भाई फंक्शन एफ डिक्रीज करता है जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो। नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। 14 चलते हैं, फंक्शन एफ डिक्रीजेज व्हेन एफ डैश एक्स लेस देन 0। कहते हैं फंक्शन एफ डिक्रीज करेगा व्हेन फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, तो ये ट्रू है, ठीक है। 15th क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। साइन एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 to π/2 में, ये कह रहा है, ये इसकी स्टेटमेंट है ये, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें इंक्रीज होता है। 16th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज मैक्सिमम एट ए इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0। बिल्कुल ठीक है, ये जैसे ऊपर भी हम लोग करके गए हैं मैक्सिमा और मिनिमा में, तो डबल डेरिवेटिव अगर उसी पॉइंट पे 0 से कम हो, लेस देन 0 हो, तो मैक्सिमा होता है। 17th क्वेश्चन, लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये। 18th क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो 18th क्वेश्चन में स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। लेकिन देखिए वास्तव में वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर वो कह रहा है कि इसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब जो उसकी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक। 19th क्वेश्चन में चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ इज मिनिमम एट ए इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0। तो ये फॉल्स हो गया, जैसे कि हम लोग ऊपर भी मैंने क्वेश्चन इसके साथ के करवा दिए हैं, ये फिर दोबारा से मैंने ट्रू फॉल्स में भी आपको बता दिया कि मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़े से मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं इंटीग्रेशंस में, जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस, और इनको देखिए देखते ही अपने को आंसर पता लग जाता है। आई विल गिव यू द फार्मूला कि उसके साथ के क्वेश्चंस जो हैं, आप चाहे 1000 क्वेश्चंस कर लो, वो फार्मूले क्या हैं मैं अभी करवाऊंगा। सबसे पहले हम लोग फार्मूला नजर मार लेते हैं 20th क्वेश्चंस आगे करने के लिए। 0 to π/2 साइन ऑफ nx डिवाइडेड बाय साइन ऑफ nx प्लस कॉस ऑफ nx, दिस इज इक्वल टू π/4। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट पावर n dx, दिस इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब यहां टेंजेंट की जगह अगर कोट आ जाता है तब भी सेम फार्मूला है, सेम आंसर है। 0 to π/2 dx 1 प्लस कॉट ऑफ n इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तीन टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहां बता रहा हूं। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हो उसका आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। जैसे कि 20th क्वेश्चन में देखिए, यहां उसने आपको स्टेटमेंट दी है 0 to π/2 साइन पावर हाफ। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले भी कई जब हम लोगों ने सैंपल पेपर्स करे थे उसमें भी, और पिछले कैप्सूल में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है। साइन पावर हाफ साइन हाफ एक्स प्लस कॉस हाफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहां 0 to π/2 लिमिट है, तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, एन जो मर्जी हो, ठीक है। तो यहां एन की पावर हाफ है, यहां चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, जो मर्जी पावर हो, π/4 आंसर आएगा। अगर लिमिट 0 to π/2 हो तो आंसर कितना आएगा, π/4। देखते ही फटाफट से फार्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस मैंने इस कैप्सूल में भी आपको करवाए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले फिर मैं आपको याद करवा देता हूं कि उन बच्चों का भी आप भला करिए जिनको अभी तक भी कोई उनके पास ऑप्शंस नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है कि वो बाहर से कहीं हेल्प ले पाएं, कहीं ट्यूशंस जा पाएं। तो ये जो क्लासरूम टीचिंग हम लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट मिले
आप अपने क्वेश्चंस ध्यान से समझ पाएँ इस वाइट बोर्ड पे और मेरे साथ में आप इंटरेक्शन में रह पाएँ। तो अगर आप अभी तक नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल में दिए गए लेक्चर्स को जो आप कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी भला हो जाए। जैसे कि मैंने पिछले भी कैप्सूल में आपको बता रहा था कि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे YouTube क्या करेगा, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये सजेस्ट करेगा कि भाई इस चैनल को देखो, ताकि उनका भी भला हो जाएगा। तो ये लाइक करना इस चैनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप उन बच्चों का भला कर रहे हो, आप एक अच्छा एजुकेशन का आप दान कर रहे हो। जैसे कि मैं भी इस मोटो से, इस एक मिशन से मैं चल रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ जिनको अभी तक भी ऐसे साधन नहीं है जिनके पास कि वो बाहर से कुछ ट्यूशन ले पाएँ। ओके जी, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया इसी के साथ का क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन वो भी बिल्कुल इसी के साथ का है। उसमें पावर जो है दैट इज 3/2, ठीक है। यहां हाफ की जगह यहां आप 3/2 पावर आ गई, तो आंसर कितना आएगा, π/4, ठीक है। इसका भी π/4 फटाफट से लगा दो बस, ठीक। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन। तो 22nd क्वेश्चन में जैसे कि स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, इज आस्किंग फॉर दिस इंटीग्रेशन 2x + 3। तो ये तो सीधा ही है फिर, है ना, log of 2x + 3 divided by 2 plus a constant of integration. So our answer is 4th is the right answer. 23rd, अब इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, dx over 2x - 5। अगेन इसका भी आएगा log of 2x - 5 divided by 2 plus a constant of integration, ठीक है। 24th क्वेश्चन, x³ into cos of x into dx, x³ cos of x dx -1 to 1, ठीक। जब -2 प्लस लिमिट आ जाती हैं तो सबसे पहले आप इस अंदर फंक्शन को चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ठीक है। हमारे पास दो फार्मूले हैं जो मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। -a to a fx is equal to 2 times fx dx. This is 2 times of 0 to a fx dx if fx is even function, ठीक है। और यही वैल्यू 0 हो जाती है if fx is odd function, ठीक। तो यहां ये ऑड फंक्शन है। cos x जो है, cos of -θ is equal to cos of -θ is equal to plus cos of θ। तो cos θ जो है वो इवन फंक्शन है, तो ये ऑड है, ये इवन है, और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है वो ऑड फंक्शन बनेगा। तो अब ऑड फंक्शन के लिए -1 to 1 कितना आंसर आएगा, 0। तो ए इज द राइट ऑप्शन, 24th। ये तो आप सिर्फ देख के पता कर सकते हैं, मैंने समझाया है तभी 1 मिनट लगा है, अदरवाइज तो देख के फटाफट पता लग जाएगा कि ये ऑड फंक्शन है, इसको 0 करो फटाफट से। स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन में भी देखिए यही फार्मूला लग रहा है कि अगर फंक्शन इवन है तो 2 टाइम्स फंक्शन हो जाएगा, और अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 25th क्वेश्चन में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको दे रहा है। ध्यान दीजिए स्टेटमेंट में उसका आंसर भी 0 आने वाला है। क्या है स्टेटमेंट, x³ dx -2 to 2, ठीक। दिस इज अवर 25th क्वेश्चन, -2 to 2 x³ dx। तो ये ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन, तो आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए फटाफट से, 0। आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में देखिए -1 to 1 x sin² x dx। अब ये क्या है, ऑड, ठीक है। साइन अपने आप में तो ऑड है, लेकिन स्क्वायर है तो ये ऑड हो गया, और साइन स्क्वायर जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन हो गया। ऑड और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन के लिए आंसर कितना आएगा, 0।
ठीक है, तो इसका आंसर भी 0 आया। ठीक है, ऑड इवन तो आपको चेक करने आते ही है ना। ऑड अगर चेक करें, देखिए मान लीजिए एफ एक्स ये है एक्स, तो एफ माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। साइन स्क्वायर को चेक करिए, मान लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो जी ऑफ माइनस एक्स करके देखो, साइन ऑफ माइनस एक्स पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, दैट इज में के जी एक्स, ये जो जी एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इवन फंक्शन है और एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो यहां से हम पता कर सकते हैं। अब ऑड फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए जो होता है वो 0 होता है, तो यहां ये फार्मूला भी हम लोगों ने लगाया। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन की ओर। 27th क्वेश्चन में बिल्कुल एक नंबर का क्वेश्चन यहां गिवन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, 0 to 1 पुट हेयर, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0, तो यहाँ आएगा पाई बाय 4 माइनस 0, तो पाई बाय 4 आंसर आ जाएगा। सो सी इज अवर राइट आंसर। 28 देखते हैं। 28th क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन, 0 to 3 1 डी एक्स, तो यहाँ आएगा x 0 to 3, तो 3 इज द आंसर। 29th क्वेश्चन हमारे पास है 0 to 3 3x स्क्वायर डी एक्स, दिस इज 3 एज इट इज। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब बाय 3, 0 to 3, 3 विल कैंसिल हेयर एंड 3 पावर 3 करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 30th क्वेश्चन देखिए, 2x बता रखा उसने, 2x का 0 to 5 इंटीग्रेशन लिमिट है, तो सबसे पहले 2 एज इट इज रखिए और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो 25 आंसर आएगा। ठीक है, 0 to 5, यहां है 2x dx, तो 2 एज इट इज, ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर बाय 2, पुट करिए, ये 2 कैंसल, 5 पुट करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये था हमारा 30th क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है, इसमें दिया उसने, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में रिवर्स पढ़ेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 30th था, 31st था। ठीक है, 32nd क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन में माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज 0 इफ एफ इज डैश फंक्शन, तो यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरिए ऑड फंक्शन, जब ऑड फंक्शन होता है तो 0 होता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट 33rd क्वेश्चन चलते हैं। कुछ प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 33rd क्वेश्चन में आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, सी द स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/2 and probability of A intersection B is 1/5. Then he is asking you to find the probability of A when B has occurred. तो इसकी फार्मूला क्या है हमारे पास, probability of A intersection B divided by probability of B। ठीक है, तो यहाँ गिवन क्या क्या है हमें, इंटरसेक्शन वाली जो probability है that is 1/5 divided by 3/8। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 8/3 आ गया, तो यहां आ गया 8/15। ठीक, तो B इज द राइट आंसर। 34th क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, probability of A is 1/2 and probability of B is 3/2, then probability of A intersection B। ऐसा ही क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सैंपल पेपर्स में भी किया और कैप्सूल 1 वाले वीडियो में भी हम लोगों ने किया। ठीक है, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी जो ए बनती है। ठीक है, तो यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हाफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 3/8, तो यहां आ गया 3/16, तो सी इज द राइट आंसर। 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35th क्वेश्चन में है तो यही, लेकिन अब उसने ये मांग लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड, तो यहां क्या करेंगे फिर, ए इंटरसेक्शन बी वाली तो प्रोबेबिलिटी लिख के देनी है,
जो अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो अब 35th क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दैट इज 1/2। तो अब इसको रिवर्स कर देते हैं, 2 ऊपर 5 नीचे, तो 2/5 आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। ठीक है। 36th क्वेश्चन में सी द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। Probability of A is 1/5, probability of B is 3/10, probability of A intersection B is 3/25. Then find the probability of A union B. A union B की probability हम लोग निकाल रहे हैं। उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, दोनों probability को ऐड कर दीजिए और उसमें से A इंटरसेक्शन वाली जो probability है वो माइनस कर दो। ठीक है। तो A की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, B के होने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन प्रोबेबिलिटी जो है 3/25 है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 50। सो C इज द राइट आंसर। नाउ सी द 37th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन में भी ये भी जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया दैट वाज योर प्रीवियस आई थिंक 34th क्वेश्चन था, वो इसी तरह का ही है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/5 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज, बस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, तो ये 3/25 जो है वो आंसर आ जाएगा। दैट इज योर 37th क्वेश्चन। सी द 38th क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 1/4 and probability of event A E intersection F is 1/52, then he is asking you to find the, वही A B वाला क्वेश्चन है, probability of F when E has happened। तो यहाँ क्या बनेगा, probability of their intersection and divided by जो इवेंट हो चुका है उसकी probability से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/52 और E इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4, तो 4/52 आएगा 1/13। ठीक है। दिस वाज योर 38th क्वेश्चन। चलिए अब कुछ डायरेक्ट आंसर देने वाले क्वेश्चन है। 38 के बाद 39th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप स्क्रीन पे। इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन A इंटरसेक्शन B और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, दोनों का जोड़, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन और दोनों का डिवीजन। तो C इज द राइट आंसर। दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन जो है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 35th क्वेश्चन में, और फार्मूला भी बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B। जैसे ये वाला फार्मूला है, ये वाला, तो अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, F और E की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड। तो ये प्रॉपर्टी जो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये वास्तव में F की प्रोबेबिलिटी है, E तो हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। 39th क्वेश्चन मैंने बताया। 40th चलते हैं। 40th क्वेश्चन में सी द स्टेटमेंट। इफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज हाफ and probability of B is 0, then probability of A when B has occurred। तो क्या होएगी, जरा ध्यान दीजिए। probability of A intersection B डिवाइडेड बाय probability of B, क्योंकि वो हो चुका है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि probability of B जो है वो 0 है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइन नहीं है। तो ये 40th क्वेश्चन था हमारा। स्टूडेंट 41st क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले आप टोटल केसेस इसमें देख लीजिए। अ डाई इज थ्रोन वंस, तो डाई में 6 केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब प्रोबेबिलिटी हमें क्या चाहिए, अ नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केसेस
ओवर टोटल केसेस। तो 3 से बड़े के फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं? 1 2 3, तो 3 केसेस हैं और टोटल कितने हैं? 6। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 42nd क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग even prime number on each die when a pair of dice is rolled is probability of obtaining even prime number। ठीक है, तो यहां सबसे पहले अगर हम लोग 2 डाइस कर रहे हैं तो टोटल केस कितने बनते हैं? टोटल केसेस इज 36, है ना। किस किस तरह से बनेंगे? 1 1 1 2 1 6, ठीक है, 2 1 2 2 2 6 एंड सो ऑन 6 1 6 2 6 6। इस तरह से टोटल केसेस आ सकते हैं। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2, और दूसरे डाइस पे भी आए तो फेवरेबल केस कितने आए? फिर फेवरेबल केसेस इज ओनली 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इवन प्राइम नंबर on both dice 1/36, right? तो D is the right answer। 43rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.8, probability of B is 0.5, probability of B when A has occurred is 0.4, so find the probability of A intersection B। ठीक है, तो probability of B when A has occurred is given by probability of A intersection B divided by probability of A। हमें क्या निकालना है? ये चीज निकालना है। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो probability of A intersection B is probability of B when A had occurred and probability of A। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.4 और probability of A is 0.8, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ए इज द राइट आंसर, आई मीन टू से। 44th क्वेश्चन में 44th क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, देन probability of E belongs to -1 to 1 closed interval, probability of E belongs to 1 to infinity open interval, probability of E belongs to 0 to 1 and probability of E belongs to 0 to 1 closed interval। ये क्या रहा है कि E ऐसा इवेंट है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो PE से हम लोग डिनोट करते हैं। तो PE कौन से इंटरवल में बिलोंग करेगा? भाई क्लोज इंटरवल में करेगा, 0 to। क्यों? 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की, और 1 क्या होती है? पॉसिबल इवेंट की, और उसके बीच में होती है ना। तो ओपन इंटरवल में तो ये शो होएगा कि 0 और 1 नहीं है, उसके बीच के हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या शो करेगा कि 0 और 1 भी हैं और उसके बीच की भी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो डी इज द राइट आंसर। 1 अब आ जाता है हमारा, ये था 44th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन में चलते हैं फिर। 45th क्वेश्चन कह रहा है टू इंडिपेंडेंट इवेंट आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन है। टू इंडिपेंडेंट इवेंट आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये फॉल्स है। 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन में इफ ए इज एन इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज 1, दिस इज ट्रू। मतलब प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों का जोड़ करें तो 1 आती है टोटल प्रोबेबिलिटी। 47th क्वेश्चन में सीधा स्टेटमेंट, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन दे विल बी इंडिपेंडेंट आल्सो। मतलब अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। 48th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो नहीं होती ना, यहां 0 होएगी या 1 होएगी, तो ये ट्रू है। ठीक है। 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 ट्यूसडे इज 2/7। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, ध्यान दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम
कंटेन्स 53 ट्यूजडेज इज 2/7। तो पहले हम लोग लीप ईयर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ 49th क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम कंटेनिंग 53 ट्यूजडे इज 2/7। तो ये ट्रू है, लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है? देखिए, नॉर्मल डेज में नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें डेज कितने होते हैं समझ लीजिए इसको 365, और लीप ईयर में कितना होते हैं डेज? एक दिन फालतू हो जाएगा, ठीक है, 366 हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें से वीक कितने बनते हैं। एक वीक जो है वो 7 का बनता है, तो 2 दिन फालतू बनते हैं। 52 वीक्स तो हो ही गया, यानी कि 52 हफ्ते आ गए। 52 हफ्तों में, ठीक है, 52 वीक्स में आपको 52 ट्यूसडे मिलेंगे ना, ठीक है। लीप ईयर में कहता है क्या पॉसिबिलिटी बनती है भाई कि 53 ट्यूसडे आ जाएं, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब 2 दिन फालतू आ गए ना, 2 मोर देर बच गए लीप ईयर में। अब ये लीप ईयर जो 2 दिन फालतू बचे, अब इनके क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कि ये 2 दिन कौन कौन से होंगे? ध्यान दो जरा। हो सकता है कि संडे मंडे हो, या मंडे या ट्यूसडे हो, या ट्यूसडे या वेडनेसडे हो। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, 2 दिन फालतू है ना, मतलब 52 हफ्तों में 52 मंगलवार तो आ ही गए 52 वीक्स। जो 2 दिन फालतू बचे वो कौन से बचे वीक में? हो सकता है कि सैटरडे को ईयर खत्म हो गया नॉर्मल ईयर, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन फालतू बचे, तो हो सकता है कि सैटरडे के बाद संडे मंडे, या हो सकता था कि संडे को दिन खत्म हो गया साल और लीप ईयर में 2 दिन फालतू बचे तो मंडे ट्यूसडे हो जाता, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल केसेस कितने बनते हैं हमारे पास? 7 केसेस टोटल बनते हैं। और उन 7 केसेस में जरा ध्यान दीजिए, ट्यूसडे की आने के फेवरेबल केस कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि जिसमें 53 ट्यूसडे आएंगे, फेवरेबल केस कितने हैं? 2। टोटल केस कितने हैं? 7। तो ये 2/7 इज द ट्रू आंसर विच ही इज गिविंग यू एज अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो पूरा जो है वो सॉल्व करके बताया है। 50th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज अगेन सी द स्टेटमेंट, लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स if probability of A when B has occurred is equal to PA, probability of A के अगर बराबर हो then A is independent of B, यानी कि independent event के लिए probability of A when B has occurred is equal to the probability of A। ये था हमारे पास 50th क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है। चलिए 51st क्वेश्चन में चलते हैं। if A and B are mutually exclusive event and if probability of A is half, probability of A union B is 3/5, then probability of B is 1/10। तो 51st क्वेश्चन में स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, if A and B are mutually exclusive events and the probability of A is given to you as half and probability of A union B is given to you as 3/5, then probability of B, वो कह रहे हैं कि 1/10 होगी। ये हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट तो आप देख ही रहे हैं, और इसको अब सॉल्व करने के लिए आप, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका मतलब है फर्स्ट केस में, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है उसमें कुछ कॉमन नहीं है, दैट इज 0। अब ये वाला फार्मूला आप लगाइए, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। यहां आप पुट कर दीजिए, तो ये है 3/5, यहां हाफ है, ये हमें निकालनी है, और ये 0 है। तो probability of B is 3/5 minus this
तो यहां हो जाएगी 10, एलसीएम ले लिया मैंने, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, ठीक है, तो 1/10। सो दिस इज योर ट्रू आंसर। तो ये तो तब था जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब ये इंडिपेंडेंट हो तब क्या होएगा। जब ये इंडिपेंडेंट होंगे ना, तब मैं इसी के साथ में 51 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं। तो ये तो क्या था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, यानी कि म्यूचुअली मतलब क्या होता है कि अगर एक इवेंट आ जाता है तो दूसरा हैपन नहीं होगा। जैसे डाइस के जो 6 केसेस हैं, जब उसमें से कोई भी एक केस आ जाए, यानी कि हमने डाई फेंका और उसमें मान लो 1 आ गया, तो बाकी 5 के आने की पॉसिबिलिटी खत्म, तो उनको बोलते हैं कि वो 6 के 6 जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। टॉस किया, हेड आ गया तो टेल की प्रोबेबिलिटी खत्म, टेल आ गई तो हेड की खत्म, है कि नहीं। तो ये हेड और टेल आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये जो केस था वो कह रहा है कि इसमें ये दोनों इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनका मतलब उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, जीरो है। अगर ऐसा ही केस और अगर आ जाए कि भाई वो इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर क्या बनेगा। मतलब इसी के साथ का सिबलिंग क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, ये आपकी किताब में भी है, बुक में भी है। अगर ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं तब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तब होगा पी ए इंटू पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो स्मॉल p मान लेते हैं, और यहां चलते हैं, फिर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं फिर, ठीक है, यहीं पे फार्मूला लगाते हैं। अब यहां जो वैल्यूज हमें गिवन है वो सब पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम मान रहे हैं p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, ये हाफ के साथ में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम मान लेते हैं कि वो p है, ठीक है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज स्मॉल p, तो यहां हमने पुट कर दी। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहां पुट करिए, ठीक है। तो यहां कितना आएगा, फिर अब सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपके पास, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/5 माइनस हाफ वैसे का वैसे, इसमें से हाफ करेंगे तो 1/2 p आएगा, ठीक है। 5 माइनस 6 तो 1/10, p2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। जब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो b की प्रोबेबिलिटी 1/5 आएगी। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं उस समय p की प्रोबेबिलिटी 1/10 आएगी, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स 52nd क्वेश्चन में सी द स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर बी टू इवेंट्स, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इज इक्वल टू पी बी, देन बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। बिल्कुल यहां जो फिल इन द ब्लैंक है वहां आपको इंडिपेंडेंट भरना है, ठीक। 53rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53rd क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हाफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज 1 में से माइनस कर दीजिए तो भी हाफ ही आएगी। 54th क्वेश्चन देखते हैं। 54th क्वेश्चन में इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज देयर मल्टीप्लीकेशन। ये हमारा पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये 54th क्वेश्चन था। 55th में चलते हैं। 55th क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होएगा, ठीक है। देन ये चीज पॉसिबल होएगी। ए पार्ट में है इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0, और डी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज 0। तो डी पार्ट इज ट्रू, जो अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि दो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0, यानी कि उन दोनों में कुछ चीज कॉमन नहीं होती। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये 55th था। तो 56th क्वेश्चन में देखिए, ध्यान दीजिए, इफ ए एंड बी आर टू independent event and the probability of A is half, probability of B is 3/8,
देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बस तो आंसर आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 और 3/8 का, तो 3/16 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट 57th क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/8, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 4/5। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो यहां फार्मूला लगाइए ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का फार्मूला यहां लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू सी द स्टेटमेंट, यूनियन बी, ए और बी की प्रोबेबिलिटी का जो यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है, ए की प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है, माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगी 3/40। अब निकालनी क्या है? ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, तो इनका इंटरसेक्शन ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आपके पास आंसर बचेगा 1/5। ठीक है, ये था हमारे पास 57th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 58th क्वेश्चन में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 5/7, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1 में से 5/7 माइनस कर दीजिए तो 2/7 आ जाएगा। 59th क्वेश्चन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑन ड्राइंग 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड इज, गेटिंग अ क्वीन ऑन ड्राइंग 1 कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड। तो 52 कार्ड्स जो हैं उसमें से क्वींस कितनी होती हैं? फेवरेबल केसेस 4 होती है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, फेवरेबल केस कितने हैं? 4, टोटल केस कितने हैं? 52। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 1/13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। यानी 60th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अभी मैंने आपको करवाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर, तो उसमें क्या था? 52 वीक्स तो हमारे पास ट्यूसडे आ ही गया था। अब यहां उसने बस स्टेटमेंट चेंज कर दी, 53 मंडेज पूछ लिया। आंसर विल बी सेम, 2/7 आएगा। 2 मतलब फेवरेबल केसेस बनेंगे उनके मंडे ट्यूसडे या संडे मंडे, और टोटल केस बनेंगे 7, जो 2 दिन फालतू बचते हैं। ठीक है, तो वो बनेगा आपके पास। ये था हमारा 61st क्वेश्चन। 61st क्वेश्चन में चलते हैं। 60th क्वेश्चन हो गया हमारा। 61st क्वेश्चन में वो कह रहा है, इफ 4 coins are tossed once, then probability of getting exactly 2 tails, ठीक है, is, if 4 coins are tossed once, then probability of getting exactly 2 tails is। तो जब हम लोग 4 coins को टॉस कर रहे हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास? 16। ठीक है, एग्जैक्टली 2 टेल्स हमारे पास आनी चाहिए। उसके लिए फेवरेबल केसेस हमें चाहिए। 4 के कॉम्बिनेशन हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, 4 कॉइन्स है ना, और उसमें हमारे पास 2 एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स हमारे पास आनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन को कैसे करेंगे फिर हम लोग? फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे हमारे पास? 4C2। ठीक है, 4 × 3, 2 × 1 यानी कि 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल्स, फेवरेबल केस है 6, टोटल केस है 16, 3/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी। ये था 61st क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन में, देयर आर 3 रेड बॉल्स, 4 व्हाइट बॉल्स। क्या क्या गिवन है? 3 रेड, 4 व्हाइट बॉल्स, 7 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। तो मान लेते हैं ये हमारे पास बैग है। ठीक है, 3 रेड, 4 व्हाइट, 7 ब्लू बॉल्स, तो टोटल हो गई है हमारे पास 14 बॉल्स हो गई हैं। ठीक है,
in a bag and one ball is drawn at random from the bag, probability of drawing a green ball. तो यहां ग्रीन बॉल्स कितनी हैं भाई, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल उसने अलग से पूछ लिया ना, तो 0 है। फेवरेबल केसेस टोटल केस कितने हैं 14, तो 0 हो गई। ठीक है, इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड बॉल, एक रेड बॉल, फेवरेबल के कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट बॉल, फेवरेबल केस है 4, टोटल है 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लू बॉल 7/14, तो यहां कट के 2 दूनी 4, 2 7, 1/2, तो ये प्रोबेबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, अब मांगने को तो कुछ वो ब्लैक भी मांग सकता है, तो इसमें ब्लैक बॉल तो है ही नहीं, 1 ब्लैक बॉल, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस हाथ के मैंने सिबलिंग क्वेश्चंस भी आपको करवा दिए हैं। 63rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां आपको यहां देख के बताना पड़ेगा कि कौन सा आंसर राइट होएगा। इफ E एंड F आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये वैसे कई बार हम लोग कर चुके हैं, दोबारा से आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर टू प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तब। ठीक है, यहां पर भी ये 63rd क्वेश्चन जो है उसी तरह से 64th क्वेश्चन है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 3/8 और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 और 3/8, तो 3/16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 65th क्वेश्चन में देखिए आप, अ कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड, देन ऑन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। देखो ना, आपने देखा होगा मेरे ख्याल से, जिन बच्चों ने शोले मूवी देखी है उसमें जब जब भी वो अमिताभ बच्चन कॉइन टॉस करता था तो उसका हेड ही आता था। वो कॉइन जो था वो बायस्ड कॉइन था, मतलब हेड और टेल उसके ऊपर नहीं छपे हुए थे, है ना। इसी तरह का जो ये कॉइन है इसमें भी यही कह रहा है कि एक कॉइन के दोनों तरफ हेड छपा हुआ है। अ कॉइन इज मार्क्ड विद हेड ऑन बोथ साइड्स, देन ऑन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज, भाई जब उसमें फेवरेबल केस है ही नहीं तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल केस 0 है और टोटल केस कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड ऑन ड्रॉइंग 1 कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, एन एस, इक्का निकालना है हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है, कितना होता है 4 इक्के उसमें होते हैं, फेवरेबल केस 4 और टोटल केस कितने होते हैं 52, काट के कितना आ जाएगा 1/13, तो A इज द राइट आंसर। तो यहां स्टूडेंट्स मैंने इस सेकंड कैप्सूल में आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी कि हम लोगों ने 66 क्वेश्चंस किए हैं और पर्टिकुलरली इसमें मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये कैप्सूल भी आप तैयार कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करिए, ताकि मेरे जो नए सैम्पल पेपर्स मैं करवा रहा हूँ और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी मैंने कैप्सूल तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो पक्के हो जाएं आपके। ठीक है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक, तो इसको तैयार कीजिए, इसके साथ के सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप तैयार करिए, मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको गिवन है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल आईडी भी गिवन है। मेरे को कई बच्चे जो हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं वो व्हाट्सएप पे मेरे साथ में इंटरेक्शन भी करते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली मैं कई बार जूम क्लासेस भी ले चुका हूँ। अगर आप भी इन लेक्चर्स को बड़ी ही सिंसियरली लगा रहे हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं तो मेरे साथ में डिस्कस करिए, इंटरेक्टिव मोड में रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको और क्या चाहिए, किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर क्वेरीज। ओके जी, सो सी यू फॉर द नेक्स्ट कैप्सूल।